नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम पढ़ रहे हैं नंबर वन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें लक्ष्मीकांत नाम की जो किताब है उससे हम सारा सब चैप्टर कवर कर रहे हैं। और अभी हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे थे, यानी केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे थे, और उनमें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर तक, यानी कर लगाने की शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया हुआ है केंद्र और राज्य के बीच में, वो हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है उन लोगों को जिन्होंने टैक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं पहले। लेकिन मैं एक गारंटी दे सकता हूँ तुमको कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद तुम्हें इसमें से एक भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो भाई दोबारा पढ़ना मत। ठीक है, ठीक है, ओके। दोबारा नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा नुकसान है, मेरा तो है नहीं। तो भाई बात क्या कर रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये है कि मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास में कोई खुद की वो तो है नहीं, तनख्वाह वनख्वाह इनको मिलती नहीं, नौकरी यहाँ पे कहीं कहीं करते नहीं है ये लोग, तो इनके पास पैसे आते कहाँ से पैसे आते? तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की कमाई का एक ही तो साधन है, और वो साधन क्या है? टैक्स की रेवेन्यू। तो जो कर लगाती है सरकार, हम लोगों से टैक्स लेती है, बिजनेसेस से टैक्स लेती है, उनसे उनके पास पैसा आता है, उससे वो अपनी योजनाएं चलाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्स लगाती है। देखेंगे अभी हमारे पास वो भी सामने आएंगे कौन कौन से टैक्स ये लगाते हैं। तो उसका जो पैसा आएगा इकट्ठा होगा टैक्स का, उसको कैसे बांटा जाएगा सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को खुद को भी पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को भी पैसा चाहिए। ऐसे मान लो एक घर में दो भाई है, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है। अब भाई दोनों को खर्चा चाहिए ना, छोटा भाई भी बाहर जाता है, कुछ उसके भी खर्चे हैं, बड़े भाई के भी कुछ शौक है, उसके भी खर्चे हैं। तो भाई दोनों को पैसा चाहिए, तो वो पैसा कैसे बांटेंगे उनके बीच में? दादाजी या पिताजी? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए हुए कि भाई पैसा जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे बटेगा। तो लिखा हुआ है कि साहब 80वां जो संविधान संशोधन आया था ना, 80वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में आया था, सन 2000 में, और 101वां संविधान संशोधन जो आया था 2016 में। 101वां लेटेस्ट संविधान संशोधन है जिसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारे के सारे जो संविधान संशोधन लाए ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेजर चेंज लेके आए किसमें? स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कर की जो इनकम होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा कैसे किया जाएगा, उसमें मेजर चेंज ये लेके आए। 80वां संविधान संशोधन यानी 80th अमेंडमेंट 2000 का आया था, उसने बोला था कि साहब सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार मान के चलो अभी के लिए, तो वो उनके पास जो जो टैक्स आते हैं ना, उन टैक्स में से वो कुछ परसेंटेज हिस्सा अपनी इनकम का स्टेट में भी बांटेगी, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ठीक ठाक पैसा रहे, तो वो भी अपनी स्कीम चला सके। तो 80वें संविधान संशोधन ने तो ये बोला। और फिर जो 101वां संविधान संशोधन आया जीएसटी का, जीएसटी वाले संशोधन ने ये बोला कि साहब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा उसको लगाने का अधिकार सेंटर के पास भी होगा और स्टेट के पास भी होगा। जीएसटी से पहले, हालांकि आप लोगों को पॉलिटिक्स के लिए समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जीएसटी से पहले वाला टैक्स वाला स्ट्रक्चर हम समझे ना, तो बहुत भाई माथा फोड़ी थी टैक्स में जीएसटी से पहले, है ना। मैंने टैक्स इतनी डिटेल में पढ़ी हुई है जितनी डिटेल में आपको पढ़ने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत माथा फोड़ी थी, ना सिर्फ सरकार के लिए लगाने के लिए, बल्कि जो पढ़ता था उसको, उसके लिए बड़ी माथा फोड़ी थी, समझ में नहीं आती थी चीजें क्या चल रही है। तो जीएसटी ने उसको सिंप्लीफाई किया। पहले क्या होता था कि कोई चीज पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, कोई चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, कुछ पता नहीं होता था किस पे कौन टैक्स लगाएगा, सब ऐसे क्या होता है जंगल राज चल रहा था। लेकिन उसको सारे को सिंप्लीफाई करके जीएसटी ने एकदम बढ़िया तरीके से सेट कर दिया काम को। अच्छा जी, तो भाई ये काम हुए किससे? 80वें संविधान संशोधन से। तो ये हुआ, फर्क पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला गया कि आप अपने जो पैसा आता है उसको बांटो, स्टेट के साथ भी, स्टेट को भी थोड़ा बहुत पैसा दो। और 101वां संविधान संशोधन यानी जीएसटी वाला जो अमेंडमेंट है उसमें यह बोला गया कि भाई जो इतना माथाफोड़ी चल रही है टैक्स में, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं और एक टैक्स लेके आते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसमें स्टेट को भी हिस्सा मिलेगा, सेंटर को भी मिलेगा, स्टेट भी लगा सकेगी और सेंटर भी लगा सकेगी। अच्छा, तो देखो 80th अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। The commission recommended that out of the total income obtained from certain central taxes and duties, 29% should go to the state। तो जो 10वां फाइनेंस कमीशन था, फाइनेंस कमीशन भी हम पढ़ेंगे। देखो इस पॉलिटी में यही तो गजब चीज़ है, जो छोटी छोटी लाइनें आ रही है ना यहाँ पे, जैसे 10th फाइनेंस कमीशन का नाम लिखा हुआ आ गया, तो फाइनेंस कमीशन का पूरा एक चैप्टर आएगा आगे, उसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो 10th फाइनेंस कमीशन ऐसी चीज़ होती है जो कि बनाया जाता है, वो क्या राय देता है? वो ये राय देता है कि साहब पैसा जो है ना, फाइनेंस कमीशन, नाम में इसके फाइनेंस है, पैसा, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसे की जरूरत है, सेंटर को कितने पैसे की जरूरत है, टैक्स कैसे बटेंगे, इन सब पे वो विचार विमर्श करके और फिर अपनी रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से काम किया जाता है। तो 10वां जो फाइनेंस कमीशन बना था उसने रिपोर्ट दी थी। उसने रिपोर्ट में क्या कहा कि साहब जो सेंटर वाले टैक्स है,
मैंने अभी ऊपर हम जब पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं टैक्स लगाने की पावर जो हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कुछ टैक्स यूनियन लिस्ट में लिखे हुए उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, और कुछ जो स्टेट लिस्ट में उनमें स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है, तो इस फाइनेंस कमीशन ने यही बोला कि जिन जिन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, यानी जो पैसा सेंटर की खुद की जेब में जाता है, तो इस फाइनेंस कमीशन ने बोला सेंटर वालों को कि भाई तुम अपनी जेब ढीली करो थोड़ी सी। मतलब ये पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है भारत में उनके पास पैसा कम है, तो अपनी जेब थोड़ी ढीली करो और 29% अपने टैक्स का स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में शेयर करो। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आता है ना खुद का सेंटर वाला टैक्स, उसमें से वो 29% भारत की सारी स्टेट्स के पास में बांटती है। ये बांटने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ना हमको, जब फाइनेंस, वो वैसे इकोनॉमी का चैप्टर है, इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, इसमें हम फाइनेंस कमीशन का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये बांटने वाला फॉर्मूला आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, अगर मैंने कभी इकोनॉमी क्लास स्टार्ट की तो वहां पे मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो भाई उसने जो रिपोर्ट दी 10th फाइनेंस कमीशन ने, और सेंटर वालों को बोला कि आप बांटो स्टेट के साथ में अपना पैसा, तो उस रिपोर्ट को, क्योंकि वो तो रिपोर्ट थी, और रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट तो भाई एक मानो भी मत भी मानो, रिपोर्ट का कोई जबरदस्ती तो होती नहीं, मानना पड़ेगा। तो सरकार ने उस रिपोर्ट को अप्लाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और फिर लिखा कि भाई 29% जो है हम देंगे स्टेट्स को, है ना। तो उसके लिए लाया गया था कौन सा, 80वां संविधान संशोधन, यानी कि 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद में लाया गया क्या, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, यानी कि डिवोल्यूशन का मतलब होता है बांटने की। देखो डिवोल्यूशन का एकदम एग्जैक्ट हिंदी अगर देखना हो ना तो मैं बता सकता हूं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 2 सेकंड देना। डिवोल्यूशन का मतलब होता है अपने से छोटे को किसी को कुछ देना, ये मान लो समझ लो बांटना, है ना। तो इसको बोला गया अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। और ये कब से आई, ये पीछे से आई। देखो रिपोर्ट तो कब दी थी, रिपोर्ट तो दी थी भाई 80वां संविधान संशोधन कब आया था अपना, 2000 में। लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट है इसको लागू किया गया 1996 से, यानी पीछे से 4 साल पहले से लागू किया गया। अच्छा, दिस अमेंडमेंट हैज ब्रोट सेवरल सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज एट पार विद इनकम टैक्स and as far as their constitutionality mandated sharing with the स्टेट्स इज कंसर्न। तो बोला कि साहब पहले इनकम टैक्स को ही सरकार शेयर करती थी, लेकिन उसके बाद में ये जब फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी और बोला कि भाई और भी तुम्हारे टैक्स है जिससे बहुत मोटा पैसा तुम्हारे पास आता है सेंटर वालों, तो इस पैसे को स्टेट के साथ बांटो थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने जो है कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कि जो कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स, और कस्टम ड्यूटीज जो कि अपन इंपोर्ट करते हैं, भारत से बाहर से कोई माल मंगाते हैं या फिर भारत से बाहर कोई माल बेचते हैं, भारत से बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पे जो टैक्स लगता है उनको भी फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटने के लिए इसने सुझाव दिया, और उस सुझाव को जो है अप्लाई कर दिया गया। उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया कौन सा, 80वां संविधान संशोधन 2000 में। उसके बाद जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था वो आया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे जो है जीएसटी को अप्लाई किया गया था पूरे भारत में। ठीक है, जीएसटी को अप्लाई किया गया था। और जीएसटी मैंने पहले समझा दिया, जीएसटी ने क्या किया है कि मैंने अभी जो बैकग्राउंड बताया था कि पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, सेंटर वाले अपने टैक्सेस ले रहे हैं, स्टेट वाले अपने टैक्सेस ले रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में केस चल रहे हैं, कोई बोल रहा है ये टैक्स सेंटर नहीं ले सकता, कोई बोल रहा है ये टैक्स स्टेट नहीं ले सकता। बीच में बेचारा जो व्यापार कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है वो फंस रहा है बीच में बेचारा, वो इधर भी टैक्स दे रहा है उधर भी टैक्स दे रहा है, टैक्स ही टैक्स दे रहा है। और फिर कई बार तो ऐसा भी हो जाता था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, और फिर मान लो, जैसे मान के चलो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना वो थी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसमें क्या होता था कि मान लो मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, ठीक है, मैंने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी राजस्थान से, मैंने यहाँ पे 20 रुपए का टैक्स दे दिया, तो टोटल मेरी कितने रुपए की हो गई, 120 की। अब मैं राजस्थान से खरीद के राजस्थान से बाहर लेके गया, तो यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे से 20 रुपए का टैक्स ले लिया। अभी मैं राजस्थान से लेके मान लो दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे को दिल्ली में बेचना उस चीज को, ठीक है, दिल्ली में बेचना उस चीज को, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और भाई दिल्ली में जब जा रहा हूं तो क्या होगा, बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और आएगी और वो बोलेगी कि भाई हमको 12 रुपए टैक्स हमको और दे दो। मतलब हुआ क्या, मान लो कि 100 रुपए पे 20% तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ले लिया, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 120 रुपए देखे मेरे लिस्ट में, मेरे इनवॉइस में, तो बोले कि 10% हमको दे दो, 12 हमको दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो 12 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया ना, इसमें क्या हुआ कि 100 रुपए की तो चीज थी, ठीक है, उस पर 20 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट का टैक्स था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 रुपए पे तो 10% लिया ही लिया, 100 रुपए पे तो 10% लिया ही लिया, 10 रुपए, लेकिन जो 20 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट का टैक्स था उस पे भी भाई टैक्स ले लिया। यानी 2 रुपए जो ये टैक्स लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये टैक्स पे टैक्स हो गया। राजस्थान गवर्नमेंट ने टैक्स लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टैक्स के ऊपर और टैक्स लगा दिया। तो जब टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है ना मित्रों, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ
टैक्सेस। तो ये बहुत बुरी चीज होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो। इससे क्या होता है, चीजें महंगी हो जाती है और बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। जीएसटी आने के बाद में कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो 50 तरीके के टैक्स स्टेट गवर्नमेंट वाले लगाते थे, 50 तरीके के टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लगाते थे, जीएसटी ने बोला सबके टैक्स बंद, आज से कोई अपना अलग अलग टैक्स नहीं लगाएगा, सभी एक ही टैक्स लगाएंगे, जीएसटी। तो जब सब एक सेम ही टैक्स लगा रहे हैं तो फिर ऐसा तो होगा नहीं कि जीएसटी पे कोई जीएसटी और लगा देगा, नहीं, दो अलग अलग टैक्स होते तब हो सकता लग जाए। जैसे पहले स्टेट गवर्नमेंट वेट लेती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी सीएसटी यानी सेंट्रल सेल टैक्स। तो कभी कभी होता था कि वेट की वैल्यू पे सीएसटी लग जाता था या फिर कहीं से सीएसटी लगा हुआ है उस पे ये वेट लगा देते थे, क्योंकि अलग अलग टैक्स थे। लेकिन जीएसटी एक ही टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स, इसीलिए बोला जाता है जीएसटी को। तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस भी खत्म हो गई और 50 तरीके के जो टैक्स लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पहले, वो टैक्सेस भी जो है खत्म हो गए। फालतू के टैक्स जो थे वो भी सारे के सारे खत्म हो गए और उन सबको मिला दिया गया जीएसटी में। तो कौन कौन से टैक्स जीएसटी मिलाए गए उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। जैसे देखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मिला दी गई। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्शन होता है ना किसी चीज का, भारत में कोई भी चीज बनाई जाती है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनाई गई, गाड़ी की फैक्ट्री में गाड़ी बनाई गई, मोटरसाइकिल की फैक्ट्री में मोटरसाइकिल बनाई गई, साइकिल की फैक्ट्री में साइकिल बनाई गई, लैपटॉप की फैक्ट्री में लैपटॉप बनाया गया। तो जब भी कोई चीज बन के फैक्ट्री से बाहर जाती है बिकने के लिए, तो जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर निकलती है उस पे लगाई जाती थी पहले एक्साइज ड्यूटी, इसको बोलते थे उत्पाद कर, है ना, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन अब उसको हटा के उस पे भी जीएसटी कर दिया कि वहां भी जीएसटी लगेगा। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी के अलावा एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और लगाई जाती थी, वो भी एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये भी सर्विस टैक्स लगाया जाता था। यानी एक्साइज ड्यूटी जो पहले होती थी मित्रों, वो तो लगाई जाती थी कोई चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फिजिकल चीज है। जैसे कि ये मोबाइल फोन है, तो ये मोबाइल फोन जो है इसको मैंने पकड़ रखा है, तो ये मैं हाथ में पकड़ सकता हूं, तो ये एक फिजिकल चीज है। तो इस पे क्या लगा होगा? जब ये प्रोड्यूस हुआ होगा एक्साइज ड्यूटी लगी होगी। लेकिन जो सर्विस टैक्स लगता था वो उन चीजों पे लगता था जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। लेट अस सपोज कि मैं फ्री में यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं एक एक आदमी के पास में 10-10 हजार रुपए की फीस लेके पढ़ा रहा हूं। तो ये मैं जो फीस ले रहा हूं ना, इस फीस के अमाउंट पे पहले सर्विस टैक्स लगाया जाता था, उसको भी हटा दिया, उसको भी जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ये सारे काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो ना ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाई जाती थी। तुमको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम याद करना चाहो तो कर लेना। वैसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में एग्जाम्स के लिए नहीं है, बहुत पुराना ये चीज हो चुकी है, तो कंपटीशन एग्जाम्स में इनको नहीं पूछते। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। तो स्टेट के लगभग सारे टैक्सेस और सेंटर के बहुत सारे टैक्स को मिला के एक टैक्स बना दिया और बोला आज से इसका नाम होगा महेंद्र बाहुबली, मतलब जीएसटी। ठीक है, अच्छा, तो भाई ये था सारा सिस्टम, ये हमने देख लिया। यहाँ पे ये एंट्री नंबर 92C इन द यूनियन लिस्ट, ये क्या था? एंट्री नंबर 92C और आर्टिकल 268A, इनको हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? एंट्री नंबर 92C और आर्टिकल 268A को हटा दिया क्योंकि ये सर्विस टैक्स से जुड़े हुए थे। और मैंने बताया सर्विस टैक्स को तो हटा के जीएसटी में शामिल कर ही दिया गया, तो फिर जिस चीज को हटा दिया तो उसका आर्टिकल भी बिना मतलब में एक पन्ना भरेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको भी हटा दिया गया। अच्छा, ओके, तो ये कब से ऐड किए गए? फालतू की चीजें काम की नहीं है, तो ये मत पढ़ना मेरे ख्याल से। देखो मेरी मानो तो मत पढ़ना, अपना दिमाग खराब, बस एक बार रीड मार लेना, रटने की कोई जरूरत इसको है नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो कंसेप्चुअल चीज है वो अब स्टार्ट होने वाली है, तो अपना सारा अटेंशन, अपना सारा ध्यान अगर इधर उधर किधर भी तुमने किया हुआ था तो उसको वहां से हटा के नाउ पुट ऑल योर टेंशन ऑन द स्क्रीन एंड ऑन माई वॉइस। ईयरफोन हेडफोन लगाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। टैक्सेस लेविड बाय सेंटर, देखो क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये? Present position with respect to the distribution of tax revenue between center and the state is as follows। तो अब ये कुछ हेडिंग दी हुई है, कुछ टॉपिक दिए हुए हैं कि अलग अलग कंडीशन बताई जाएगी, है ना, अलग अलग। ये जो ABCD लिखी है ना, इनको वैसे पढ़ोगे अगर फर्स्ट टाइम तो सब कुछ ऊपर से जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसी कंडीशन बताई जाएगी, कुछ अलग अलग, मैं 2 सेकंड देना मुझको, अलग अलग से कंडीशन ऐसी बताई जाएगी, उनमें यह बताया जाएगा कि कौन से ऐसे टैक्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और वो ही खाएगी। मतलब मैंने लगाया, पैसा मेरे पास आया, मैंने ही खाया, ठीक है। दूसरे कौन से ऐसे टैक्स है जिन लगाने का मतलब कानून बनाना। मैं जब भी तुमको ये बोलूं ना कि इस टैक्स को ये लगाएगी, यानी उस टैक्स के लिए कानून नियम बनाने का अधिकार उसके पास होगा। जैसे मैंने अगर बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स को लगाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स के लिए कानून या फिर नियम बनाएगी। ओके, खाएगी का मतलब क्या होगा कि काम में भी वो लेगी और वसूलेगी। अगर मैं बोलूं वसूलेगी, लगाएगी का तो मतलब कानून बनाना और उसके लिए नियम बनाना।
वसूलने का मतलब कि उन नियमों के हिसाब से लोगों की जेब से टैक्स निकलाना भी पड़ता है ना, लोग अपने आप तो देते नहीं। और तीसरा होता है खाना, यानी कि उस टैक्स के मजे लेना। तो तीन चीज हो गई, लगाने वाला कौन होगा, वसूलने वाला कौन होगा, और उसको खाना यानी उसके मजे लेने वाला कौन होगा उस पैसे के। ये तीन चीजें अलग अलग इनमें बताई हुई है, ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ चीजें देखो, पहले एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे। तो कुछ ऐसे टैक्स है जो कि सेंटर लगाएगी लेकिन उनको वसूलेगी और उनको खाएगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। यानी उन टैक्सेस के लिए नियम कानून कायदे कानून तो सारे बनाएगी सेंटर, लेकिन उनको लोगों से वसूलेगी स्टेट गवर्नमेंट और मजा भी उनका स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। सेंटर का काम सिर्फ कानून बनाने का है। तो ए पॉइंट में उनके बारे में बात की गई है। दूसरे जो बी पॉइंट में बात की गई है वो की गई है कि भाई वो टैक्स जो लगाएगी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कानून भी उन टैक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, वसूलेगी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, वसूलेगी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उनकी वसूली भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वसूलने के बाद में क्या करेगी, उनको बांट देगी। किसके बीच में बांट देगी, स्टेट्स को भी बांट देगी, है ना। तो वो लिखा हुआ है कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइंड का मतलब बांटना टू द स्टेट, यानी सेंटर ने कलेक्ट किए, लगाए, कलेक्ट किए और फिर स्टेट्स को बांट दिए। और सी पॉइंट में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि भाई वो टैक्सेस कौन से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा। एक बार मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इसको, लेकिन मैं दोबारा समझा दूंगा यहां पे जब हम पहुंचेंगे तो वो बात हम उसकी करेंगे, ठीक है। डी नंबर में क्या बताया गया इसमें, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो बोल रहे कि साहब ऊपर वाला ये जो था ना, ये वाला, इसमें तो ये था कि जो टैक्स लेवी भी सेंटर करेगी, कलेक्ट भी सेंटर करेगी, लेकिन फिर सारा का सारा स्टेट में बांट देगी। लेकिन यहां पे वो है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी यहां पे कुछ हिस्सा सेंटर अपने पास रखेगी, कुछ हिस्सा स्टेट को दे देगी। अच्छा जी। और फिर ई में क्या है, सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पज ऑफ सेंटर। यानी एक चीज होती है सरचार्ज और एक चीज होती है सेस। तीन चीज होती है टैक्स में, ये हम वहां पे देखेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। एक तो होता है टैक्स, ये तो मेन चीज होती है ना। फिर इस मेन चीज, ये मान लो टैक्स तो एक पूरी की पूरी आइसक्रीम है, लेकिन आइसक्रीम या केक है भाई टैक्स तो, लेकिन उस केक के ऊपर एक तो चेरी ऐसी लगाई हुई है लाल लाल रंग की और एक चेरी लगाई हुई है हरे हरे रंग की, और इस एक लाल वाली चेरी को तो मान लो हम बोलते हैं सरचार्ज और इस हरी हरी चेरी को हम बोलते हैं सेस, है ना। तो ये उसके ऊपर लगाई हुई है टैक्स के, है ना, टैक्स के ऊपर लगाई हुई है। तो ये क्या होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह में जाती है चेरी, यानी ये टैक्स वाला जो केक है ना, इनकी जो चेरी है, उस चेरी को तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के खा लेती है, वो भाई केक कटने से पहले ही खा जाती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको, सरचार्ज और सेस की चेरी को। उसके बाद केक कटता है, और तुमको ये बात पता है भाई साहब कि जब भी केक कटेगा तो सब में बटेगा, यानी केक, टैक्स का केक कटेगा तो सेंटर के पास भी पैसा जाएगा, स्टेट के पास भी पैसा जाएगा, लेकिन ऊपर जो ये चेरी लगाई ना, चेरी सरचार्ज की और सेस की चेरी, ये केक कटते टाइम पे नहीं रहती है, उससे पहले उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट खा जाती है। तो ये सरचार्ज और सेस किसके खाते में जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, स्टेट को नहीं मिलता। ये चेरी स्टेट को नहीं मिलती। बाकी टैक्स का केक कटता है तो सभी स्टेटों में बटता है और सेंटर के पास भी जाता है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लास्ट में वो पढ़ेंगे टैक्सेस एंड लेविड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय स्टेट्स, यानी वो टैक्स, वो लेवी जिनको कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट करने के बाद अपनी जेब में रख लेती है, यानी वसूली भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और उसका मजा भी स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, उनके कानून भी स्टेट गवर्नमेंट ही बना रही है। ऐसे भी कुछ टैक्स होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ते पढ़ते ये हो जाएगा पूरा। खुद पढ़ने लगोगे तो भाई मेरे ख्याल से ये समझने आने वाली चीज है नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो तो, लेकिन अब आएगी समझ में। तो हम पहले पॉइंट के साथ में स्टार्ट करते हैं, लेके राम का नाम, जय श्री राम। पहला है टैक्सेस लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। आर्टिकल नंबर 268 में ये चीजें दी हुई है, यानी वो टैक्स जिनको लगाती तो केंद्र सरकार है, लेवी तो केंद्र सरकार करती है। लगाने का मैं जब भी बात बोलूं तो यानी कानून बनाना और उसके नियम बनाना, ये काम तो करती है केंद्र सरकार, लेकिन उनको वसूली, कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन, यानी उनका मजा लेना, उनको खाना, उनका उपयोग करना, वो कौन करती है, राज्य सरकार। तो ऐसे कौन से टैक्स है, तो लिखा हुआ है दिस कैटेगरी। आर्टिकल याद कर लेना, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये हेडिंग में से, ये कुछ नहीं पूछेगा इसमें से। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि नीचे जो हम समझ रहे हैं उसमें कुछ नहीं पूछा, हेडिंग दे दी बस, और उसके आगे आर्टिकल नंबर मैच करवाने के लिए बोल दिया, तो उससे भी तुम्हारा काम हो सकता है। तो प्लीज मेमोराइज ऑल दीज आर्टिकल्स। तो लिखा हुआ है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द स्टाम्प ड्यूटी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज,
चेक, promissory notes, policies of insurance, transfer of shares and others. The proceeds of these duties levied within any state do not form part of the consolidated fund of India but are assigned to the state. तो कुछ ऐसे टैक्सेस है, कुछ ऐसी ड्यूटीज है, टैक्स और ड्यूटी एक जैसी चीजें होती है, तो कुछ ऐसे टैक्सेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए कानून बनाती है। जैसे कि क्या, जैसे होता है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है भाई साहब, जाओगे कहीं पे भी, अगर किसी ने देखी हो तो बहुत बढ़िया बात है, किसी भाई ने आज तक वो सो ही रहा है, उसने स्टाम्प ड्यूटी के बारे में सुना ही नहीं, तो मैं बता देता हूं कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिजनेस में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी अनुबंध करते हैं, तो उस केस में उस अनुबंध को लीगल वैलिडिटी दिलाने के लिए बहुत सारे कानूनों में उन पे स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प पेपर लगाने का प्रावधान किया हुआ है। यानी कि हम उन चीजों को लेके जाएंगे, उन कागजों को जिन पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, और ले जाके हम उसको नोटरी के पास में या फिर जहां पे भी तहसीलदार के पास, जहां पे भी लगती है वहां पे देंगे, और वहां पे वो उन पे ठप्पे लगाएंगे, स्टाम्प चिपकाएंगे और उन पे ठप्पे लगा देंगे कि हाँ भाई ये स्टाम्प इस पे लग गया, अब ठीक है काम। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी के कानून बने हुए हैं। ये कानून किसने बनाए, किसने बनाए? इन चीजों पे जो हम नीचे पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, है ना, कि इन पे कितने रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगी। जैसे किस पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये बिजनेस में काम आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, हालांकि तुमको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो कि अगर मेरे को किसी को पैसा देना है, मैंने किसी से उधार माल खरीदा और मेरे को किसी को पैसा देना है, और कोई मेरे से पैसा मांगता है और मेरे पास अभी पैसा देने के लिए नहीं है, तो वो एक बिल लिख के देगा, एक कागज पे से लिख के देगा कि मैंने इसको इतने रुपए का उधार माल दिया था, मैं इसके इतने रुपए मांगता हूं और ये मेरे को इतने रुपए देगा, और वो कागज मेरे पास भेजेगा कि बेटा ले इस पे साइन कर दे कि मैं दूंगा, और मैं बोल दूंगा हाँ जी मैं दूंगा। तो ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। ये एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के कारण से इस पे स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प पेपर, स्टाम्प वाला जो एक इतनी सी आती है, जैसे अपन ने जो पोस्ट वाली नहीं देखी क्या, जो पोस्ट ऑफिस में हम उस पे वो लगाते, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं, डाक टिकट बोलते हैं ना, पोस्टेज स्टाम्प, यानी छोटे छोटे टिकट। तो वो कुछ नहीं है भाई, वो बस इसलिए चिपकवाई जाती है ताकि वो उन चीजों का पैसा सरकार के पास जाए, सरकार की कमाई होती रहे, है ना। तो उन्होंने कानून में लिख दिया कि जब तक तुम इस पे 100 रुपए का स्टाम्प टिकट नहीं चिपकाओगे ना, तुम्हारा ये अनुबंध, तुम्हारा ये बीई, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक या फिर प्रोमिसरी नोट, ये मान्य नहीं होगा, तुम केस नहीं कर सकोगे सामने वाली पार्टी पे अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उससे। तो अगर मुझे भाई अगले से पैसे लेने, तो मैं क्या करूंगा, उसके पास साइन करवा के उस पर 100 रुपए का स्टाम्प भी चिपकाऊंगा। तो वो जो स्टाम्प चिपका, उसके पैसे किसके पास जाएंगे, वो पैसे जाएंगे किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। वसूलेगी भी कौन उसको, स्टेट गवर्नमेंट वसूलेगी। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के जो लोकल बॉडीज के जो ऑफिस दफ्तर रहते हैं, उनमें ये स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, और फिर इनको मजा भी इनका कौन लेता है इस पैसे का, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। लेकिन इनके लिए कानून किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। तो किस किस पे लगाने वाली स्टाम्प ड्यूटी किसके पास जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उसके नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो ये फिक्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस हो गया, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, और शेयर जो ट्रांसफर होते हैं कंपनियों के वो हो गया। इन चीजों पे लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी किसके पास जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। ठीक है, ओके, यस। इनके लिए नियम कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो ये लेवी तो की जाती है सेंटर द्वारा, लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा जी, अब बी नंबर का देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज और समझ लो, द प्रोसीड्स ऑफ दीज ड्यूटीज लेविड विद इन एनी स्टेट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, एक चीज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये समझना जरूरी है। ये चीज क्यों लिखी है नीचे कि इनसे जो भी पैसा आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि का पार्ट नहीं बनेगा। स्पेशल क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, CFI, मैं इसको लिख सकता हूं इन शॉर्ट फॉर्म, भारत की संचित निधि, भासन्नी, ये भी लिख दूं मैं शॉर्ट में। तो ये जो चीज होती है ना, ये क्या है, ये ऐसे मान के चलो कि पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तिजोरी है, जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एक बार अगर इसमें पैसा चला गया, एक बार तो दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, लेकिन इसमें अगर पैसा चल गया तो फिर उसको मुड़ के नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एक बार अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा चला गया तो उससे फिर पैसा निकालना ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही हो सकता है। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी निकालना है ना भाई साहब, तो उसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिएगी, पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। बहुत माथाफोड़ी हो जाती है उससे पैसा निकलाना। तो अगर वो टैक्स जिनके लिए नियम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, बल्कि उनको कलेक्ट करने का, उन टैक्सों को कलेक्ट करने का और उनका मजा लेने का पावर हमने स्टेट को दिया है, तो अगर हम उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बना देते भाई साहब,
तो फिर स्टेट उसका मजा ले ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि फिर उस पैसे को निकलाने के लिए तो पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, और पार्लियामेंट ने अगर मंजूरी नहीं दी तो, क्योंकि एक पार्टी के तो वहां पे लोग होते नहीं, बहुत सारी पार्टियों के होते हैं, नहीं दी तो मंजूरी, तो फिर तो मजा ही नहीं ले पाएगी स्टेट। तो इसलिए लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि दीज टैक्स प्रोसीड्स विच वी आर स्पेसिफाइंग इन आर्टिकल नंबर 22268 विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि आर्टिकल 268 में बताए गए वो टैक्स और ड्यूटीज जो कि सेंटर द्वारा लगाए जाएंगे लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किए जाएंगे वो स्टेट द्वारा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। तो इतना सा लिखने से वो सारी माथाफोड़ी हट गई। अब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएंगे तो उनको काम में स्टेट गवर्नमेंट सीधा ले सकती है, कोई पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं मेरे मित्रों। बी नंबर का देखते हैं। टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट, आर्टिकल नंबर 269, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 269। यानी वो टैक्सों की बात की गई है इस आर्टिकल में जो कि लेवी यानी उनके लिए रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और उनको कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन फिर कलेक्ट करके दे देगी स्टेट वालों को। लो रे बच्चों मजे करो, ऐस करो, ऐस करो, मजे करो। अच्छा ऐसे भी होता है क्या? कोई पैसे लेके दूसरों में बांट भी देता है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बांटती है। तो देखो, द फॉलोइंग टैक्सेस फॉल अंडर दिस कैटेगरी। टैक्सेस ऑन द सेल परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यानी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई गुड्स का सेल हो रही है, गुड्स की सेल हो रही है, परचेज हो रही है, उस पर टैक्स लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो स्टेटों को बांटेगी। कब? इंटर स्टेट का, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। जैसे राजस्थान से हरियाणा में कोई माल बेच रहा है, हरियाणा से राजस्थान में कोई माल बेच रहा है, या हरियाणा वाला राजस्थान से माल खरीद रहा है, इस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो स्टेट के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, पहले वाली बात है, जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये पहले वाले टाइम पे लिखा हुआ था जब जीएसटी नहीं था तब के लिखे हुए। ये आजकल इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहे, आज भी रहे हैं थोड़े बहुत लेकिन ज्यादा नहीं रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है पहली चीज। दूसरी, अदर देन न्यूज़पेपर और लिखा हुआ है इसमें, यानी न्यूज़पेपर पे भाई टैक्स वैक्स नहीं लगाती सरकार पहली बात तो, और लगाएगी तो भी वो इसमें कवर नहीं है, ऐसा पहले लिख दिया है स्पेसिफिक रूप से। दूसरा लिखा टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो देखो दोनों में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ट्रेड और कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य पर टैक्स लगाने का अधिकार तभी आता है जब वो इंटर स्टेट हो, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो, क्योंकि ये चीज यूनियन लिस्ट में लिखी हुई है, संघ सूची में लिखी हुई है। अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड हो रहा है यानी स्टेट के अंदर अंदर, जैसे राजस्थान का कोई आदमी, मैं मान लो जयपुर में रहता हूं, कोई एक आदमी जोधपुर में रहता है और जोधपुर का आदमी मुझे माल बेच रहा है, तो वो राजस्थान से माल राजस्थान में ही आ रहा है, जयपुर भी राजस्थान में है, जोधपुर भी राजस्थान में है। तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू लेवी टैक्स ऑन दोज ट्रांजेक्शन बिकॉज दोज ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड दोज ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, and the central government can only levy taxes on the interstate transaction in goods or interstate transaction of goods or consignment of goods. And if the central government is levying taxes on the interstate sale purchase of goods or interstate consignment of goods, then central government will assign these taxes to states. दिस इज रिटन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 269। हिंदी वालों के लिए फिर से हिंदी अनुवाद कि अगर कोई माल की बिक्री, परचेज का मतलब होता है खरीद या बिक्री, किसी एक स्टेट की सीमाओं के अंदर हो रही है तो उस पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। केंद्र सरकार केवल उसी परिस्थिति में टैक्स लगा सकती है जब माल की परचेज या बिक्री किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रही हो, या माल का कोई कंसाइनमेंट किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा हो, जिसको हम अंतरराज्यीय व्यापार कहते हैं यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं। उसी केस में केंद्र सरकार ये टैक्स लगा सकती है, और ऐसा अगर कोई टैक्स लगाएगी केंद्र सरकार तो उसको स्टेट के बीच में बांट दिया जाएगा। लिखा हुआ है कहां पे? आर्टिकल नंबर 269 में। बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ? द नेट प्रोसीड ऑफ दीज टैक्सेस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे आर असाइंड टू द कंसर्न्ड स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। तो वही सेम चीज लिखी है कि ये वाले टैक्स भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, ताकि उस झंझट से बचा जा सके कि फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले गए तो पार्लियामेंट के पास रेजोल्यूशन पास करा और कई नाटक होंगे। तो दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नाटक ब्रदर, है ना, एनी काइंड ऑफ नाटक, दे डोंट वांट इट। कौन नहीं चाहता नाटक हो? वो नहीं चाहते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। 2 सेकंड दियो, मैंने एक चीज कर लेता हूं मैं जो कि बड़ी आवश्यक है। थोड़ी सी मेमोरी खाली कर लेता हूं मैं, मेमोरी भर जाती है ना तो फिर बीच में अटक भी सकती है क्लास। हाँ जी, समझ गए इसको? ओके, सी नंबर का देखते हैं भाई।
सी नंबर का देखते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करके बताना। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो अब देखो सी नंबर में स्पेसिफिकली बात की गई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, इंटर स्टेट की ही बात की गई है। ऊपर जो बात की गई थी लगभग 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 अप्रोक्सीमेटली द सेम थिंग इज स्पेसिफाइड हियर, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में नीचे बात की गई है मित्रों। क्या बात की गई है, चलो पढ़ते हैं। आर्टिकल देखो 269A। मैंने एक चीज बहुत पहले बता दी कि जिस भी आर्टिकल के आगे ए बी ऐसा लिखा हुआ दिखे ना, इसका मतलब वो बाद में जोड़ा गया था। और तुमको पता है ना कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया था, 101वें संविधान संशोधन से 2016 में। हमारा संविधान बना कब था, 1950 में। तो जब संविधान बना था तो क्या ये आर्टिकल उसमें था ना, तो ए लगाया, इसका मतलब बाद में जुड़ा। ठीक है, देख के पहचान सकते हो ना कौन सा आर्टिकल बाद में जुड़ा कौन सा पहले जुड़ा। The goods and services tax GST on supplies in the course of interstate trade or commerce are levied and collected by the center. But this tax is divided between the center and the state in manner provided by the parliament on the recommendation of GST Council. Further, the parliament is also authorized to formulate the principles for determining the place of supply and when a supply of goods or services or both take place in the course of interstate trade or commerce. तो सीधी सीधी बात यह है, ज्यादा तुमको देखिए थोड़ा जीएसटी का टेक्निकलिटी भी इसमें डाल दी, वो तुमको समझने की जरूरत नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है पूरा का पूरा इसे 50 पेज का एक चैप्टर पढ़ सकते हो तुम अगर जीएसटी पढ़ना चाहोगे ठीक से। तो ये बोल रहे हैं कि साहब जो जीएसटी होगा उसमें भी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो होगा ना उस पर टैक्स लगाने का पावर किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास। थोड़े दिन पहले अगर तुम रेगुलर क्लास देखने वाले लोग हो तो मैंने एक चीज के बारे में बताया था, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के एक डब्बे में पैक कर देंगे, उस डब्बे को बोलते हैं आईजीएसटी। ये मैं पहले समझा चुका हूं, दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा। तो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो होता है ना उस पर आईजीएसटी लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। और ये एकीकृत एवं वस्तु एवं सेवा कर लगाने का पावर केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन फिर ये बांट दिया जाता है आधा आधा, किसमें, आधा स्टेट में बढ़ जाता है, आधा सेंटर में बढ़ जाता है। तो ये किस तरीके से बटेगा, सप्लाई कैसे मानी जाएगी, उसके क्या नियम होंगे, ये सब कौन निर्धारित करेगा, पार्लियामेंट। किसके साथ कंसल्टेशन में, जीएसटी काउंसिल के साथ में। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी काउंसिल हम आगे पढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल जीएसटी के साथ ही बनाई गई है, उसमें सारे स्टेट के लोग बैठते हैं, सेंटर के लोग बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बैठती है, और फिर उसके बाद में वो चर्चा करते हैं कि कितना टैक्स लगाना है, कैसे क्या करना है, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, क्या रूल्स होंगे जीएसटी के, वो सारे निर्धारित वो काउंसिल करती है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा आएगा डिटेल में वो भी। तो समझ गए जीएसटी के बारे में क्या है कि इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सप्लाई पे कौन लगाएगा टैक्स, सिर्फ सिर्फ पार्लियामेंट लगाएगी। एंड फिर वो बांटा जाएगा किसके बीच में, स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में। कैसे बांटा जाएगा, उसके सारे नियम कानून कायदे बनाएगी पार्लियामेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। ओके मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बताई दिया आधा आधा बढ़ जाता है। आईजीएसटी जो होता है उसमें जीएसटी सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कंपोनेंट भी होता है, और उसमें स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कंपोनेंट भी होता है। जीएसटी का यही तो मतलब है। जीएसटी क्यों अच्छा है, क्योंकि जीएसटी में जितना भी टैक्स लगता है ना वो हमेशा बढ़ जाता है आधा आधा, आधा स्टेट को मिल जाता है, आधा सेंटर को मिल जाता है, दोनों खुश रहते हैं, दोनों खुश रहते हैं। खुश रहो, सुख पाओ, राम जी बोलो करो। तो वो राम जी बोलो क्या करे कि राम जी बोलो यहाँ करे कि जीएसटी जो है वो आधो तो बढ़ जाए सेंटर में, आधो बढ़ जाए स्टेट में, है ना। तो दुनिया ने राजी हो जाए, दुनिया को मूंड एकदम राजी हो जाए, मूंड वन फूटा आपसरी में, अब बात है। ठीक है, हाँ जी। डी की बात करते हैं। टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, आर्टिकल नंबर 270। अब ये कौन से टैक्स आ गए भाई, ये टैक्स वो आ गए जो लेवी और कलेक्ट तो सेंटर करते हैं। मैंने 3 चीज बताई थी मित्रों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने 3 बार उन चीजों को इसीलिए बताया ताकि तुम इन चीजों में घबराओ नहीं। लेवी का मतलब कानून बनाना उसके लिए कि भाई ये वाला टैक्स होगा, ऐसे ऐसे लगाया जाएगा, कानून बनाना एक बात। फिर कानून बनाने के बाद कौन उसको वसूलता है, जेब से भी तो निकालना पड़ेगा ना लोगों के, पैसा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा भैया। तो जेब से कौन निकालता है उसको बोलेंगे कलेक्शन। और फिर जेब से निकल के पैसा आ गया सरकार के पास, अब इसका मजा कौन लेगा, मजा कौन लेगा, सेंटर लेगी या फिर स्टेट लेगी, वो होता है उसका अप्रोप्रिएशन। तो क्या लिखा हुआ, अब उन टैक्सों की बात करें जो लेवी यानी कानून उनका सेंटर बनाएगी, कलेक्शन यानी उनको वसूलेगी भी सेंटर, बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी 2 काम तो सेंटर करेगी, लेकिन तीसरा जो मजा लेने वाला काम है ना वो दोनों बांट के, मिल बांट के करेंगे। सेंटर भी मजा लेगी उस पैसे का, स्टेट भी उस पैसे का मजा लेगी। तो कैसे मजा लेगी देखते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड टू इन यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो भाई ये जो मजा लेने वाली चीज है ना, मजा लेने वाली चीज, इसमें सारे के सारे वो टैक्स आते हैं, सारे के सारे वो टैक्स आते हैं, सारे के सारे वो ड्यूटी आते हैं जो कि यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, यानी कि संघ सूची में लिखे हुए हैं।
संघ सूची, जैसे संघ सूची मेन अभी हमने पढ़े थे कि इनकम टैक्स हो गया, जो कस्टम ड्यूटी हो गया, है ना, इस तरीके के जो टैक्स है, वेल्थ टैक्स पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। ये सारे के सारे टैक्स जो संघ सूची में है, यूनियन लिस्ट में, जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर, जिनको वसूलने की पावर ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल तो लेगी भाई साहब, कानून भी बना लेगी, लेकिन जब मजा लेने की बात होगी ना, तो स्टेट को भी मजा देना पड़ेगा साथ में। अकेले अकेले मजा नहीं लेंगे, दोनों मिलके मजा लेंगे, है ना, दोनों मिलके मजा लेंगे उस पैसे का। तो जो यूनियन लिस्ट में लगभग सारे टैक्स लिखे हुए सब के सब इसमें कवर है, ऐसा लिख दिया, लेकिन कुछ चीजें कवर नहीं है। उसमें क्या है? एक तो मैं बताऊंगा, सेस नहीं है, और एक सरचार्ज नहीं है। ये मैंने अभी तुमको बताया था कि टैक्स का जो केक कटा था सब में बटा था, लेकिन उसके ऊपर जो चेरी लगी हुई थी, ये जो चेरी लगी हुई थी टैक्स के केक के ऊपर, सरचार्ज की, सेस की, मैंने बताया था ये स्टेट के पास नहीं जाती, ये केवल और केवल सेंटर के पास रहती। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ मिलेगा कि ये चीजें नहीं बटेगी, बाकी सब कुछ बढ़ जाएगा। तो लिखा हुआ है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटी रेफर्ड टू इन यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। नीचे दी हुई चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ जो भी लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में सब कुछ बटेगा स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में, नीचे वाला नहीं बचेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रेफर्ड टू इन आर्टिकल 268, 268, 269, 269A, यानी कि ऊपर जो ये दी हुई है, एक तो ये, इनको छोड़ दो क्योंकि इनके लिए स्पेशल प्रोविजन हमने पढ़ लिए, तो वो इसमें नहीं आएंगे डी में। और दूसरी चीज क्या है? सरचार्जेस ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटी रेफर्ड टू इन आर्टिकल 271 मेंशन बिलो एनी सेस लेविड फॉर द स्पेशल पर्पज, यानी सेस हो गया और सरचार्ज हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी जेब में जाते हैं? ये उस केक के ऊपर वाली चेरी है, एक लाल चेरी है, एक हरी चेरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पहले खा जाती है, और केक उसके बाद कटता है। और फिर जब केक कटता है उस पर चेरी रहती नहीं, तो बिना चेरी का केक कटेगा, सब में बटेगा। चेरी में क्या आ गया? सरचार्ज और सेस। अच्छा, तो चलो, द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ दीज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि एक फाइनेंस कमीशन बनता है जो बताता है कि कितना हिस्सा सेंटर के जो टैक्स आ रहे हैं उनमें स्टेट को मिलना चाहिए, कितना सेंटर खुद रखेगा। तो वो फाइनेंस कमीशन हर बार बनता है ना, 5 साल से एक बार बनता है वो। और वो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट बना के किसको देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति को देता है। और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पढ़ता है, अच्छा ये लिखा है, अच्छा ओके। फिर राष्ट्रपति बोलता है कि भाई हाँ, इतना तो बांट दो स्टेट के बीच में और इतना तुम खुद रख लो, ठीक है। तो आजकल वो शायद 41% के लगभग चल रहा है, लेटेस्ट देख लेना इकोनॉमिक क्लास में, तुमको पता चल जाएगा। तो ये हो गया सारी टैक्स के बारे में कि सरचार्ज और सेस को छोड़ के, और बाकी जो ऊपर वाले जो हमने ये देखे थे 268, 269, 269A, यानी ये वाले जो 3 पॉइंट हम इतनी देर से माथा फोड़ी करके समझ के आए हैं, इनको छोड़ के बाकी जो भी टैक्स यूनियन गवर्नमेंट का होगा वो सारे के सारे बटेंगे किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। अब स्पेसिफिकली ई में बात कर रहे हैं हम सरचार्ज की, और सरचार्ज की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली 271 आर्टिकल में बात की गई है सरचार्ज के बारे में। और इसमें ये लिखेगा कि जो सरचार्ज वाली चेरी है ना, सरचार्ज वाली चेरी जो है केक के ऊपर, उसको पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के खा जाएगी, उसको हम स्टेट के बीच में नहीं देंगे। नहीं, स्टेट के बीच में तो बिना चेरी वाला केक ही कटेगा, वही बटेगा। द पार्लियामेंट कैन एट एनी टाइम लेवी द सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 269 एंड 270 मेंशन्ड अबव। द प्रोसीजर ऑफ सच सरचार्ज गो टू द सेंटर एक्सक्लूसिवली। इन अदर वर्ड्स द स्टेट हैव नो शेयर इन दिस सरचार्जेज, यानी स्टेट्स को सरचार्ज में कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा सरचार्ज मिलेगा सेंटर को। हाउएवर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सरचार्ज। इन अदर वर्ड्स दिस सरचार्ज कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द जीएसटी। तो मैंने देखो कुछ चीज तुमको बताई थी, सरचार्ज क्या होता है पहले वो समझ लो। सरचार्ज भाई कुछ नहीं है, सरचार्ज ये है कि कोई भी टैक्स जैसे सरकार लेती है, जैसे मान लो इनकम टैक्स सरकार लेती है, मेरा इनकम टैक्स बना 1 लाख रुपए का मान लो। अब सरकार बोलेगी बेटा तेरा इनकम टैक्स, ये तो तेरा टैक्स है ना, हाँ ये तो टैक्स है, ये तो तेरे को हमको देना ही है। हाँ भाई बिल्कुल देना है। अब एक काम कर, तू इस टैक्स के ऊपर हमको 10% टैक्स और दे दे, यानी कि इनकम टैक्स तो लगा मेरी इनकम पे। मान लो देखो सिंपलिसिटी के लिए मैं रेट 10% ही मान रहा हूँ हर चीज की। तो मान लो मैंने 10 लाख रुपए कमाए थे, मैं कोचिंग चला के और टाबरों से फीस ले लेके 10 लाख रुपए मैंने कमा लिए साल के, ठीक है। अब सरकार बोलती है बेटा 10 लाख रुपए कमाए तूने, मैंने हाँ चल एक काम कर 10% इनकम टैक्स दे दे। इनकम टैक्स की रेट मान लो 10% है, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। अब ये मेरा टैक्स हो गया, ये मेरे को सरकार को देना है। मैं बोला लो सरकार 1 लाख रुपए। बोला बेटा रुक जा अभी। बोला क्यों? बोला अब तो एक काम कर, इस टैक्स पे भी हमको 10% और दे दे। टैक्स पे 10% यानी इसका और 10%, ये कितना हो जाएगा 10%? 1 लाख का 10% 10,000। बोले ये और दे दे, इन दोनों को जोड़ और दोनों को जमा करा दे हमारे खाते में, 1,10,000 जमा करा दे। तो अब ये जो 1,10,000 है, इसमें से 1 लाख रुपए तो है किसके? टैक्स के, है ना। 1 लाख रुपए तो किसके? इनकम टैक्स के। और 10,000 रुपए किसके? सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो उसको टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं बोला, उसको बोला सरचार्ज। सर के ऊपर चार्ज, यानी टैक्स के ऊपर चार्ज लगा दिया, तो उसको बोला सरचार्ज। तो अब ये जो इनकम टैक्स वाली अमाउंट है 1 लाख रुपए, ये तो सेंटर में भी जाएगी, सेंटर को भी मिलेगी, है ना, सेंटर को भी मिलेगी और स्टेट को भी मिलेगी। कितनी कितनी मिलेगी वो भी हम पढ़ के आए हैं
कि फाइनेंस कमीशन वाले रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को देंगे, फिर प्रेसिडेंट उसके हिसाब से बताएगा कि किस साल में कितनी सेंटर को जाएगी, कितनी स्टेट को जाएगी। लेकिन जो ये सरचार्ज वाली अमाउंट है ना भाई साहब 10,000 रुपए, ये केवल और केवल सेंटर को मिलेगी, इसमें स्टेट को ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। समझ गए? तो आप बोलोगे साहब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, ये तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया ना। अभी आपने कैस्केडिंग इफेक्ट बताया था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं बुरा होता है, वो मतलब वो अब बुरा सरकार खुद ही क्यों कर रही है? तो देखो मित्रों, वो बुरा तब होता है जब वो इनडायरेक्ट टैक्स पे लगे, इनडायरेक्ट टैक्स पे। मैं दो चीजें बता रहा हूं आज तुमको, ज्यादा इकोनॉमिक क्लास में समझोगे तुम। दो टैक्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट इंसिडेंस एंड इंपैक्ट सेम पर्सन पे पड़े, है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे पड़े। अब इसकी पूरी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो तुम्हारे से सामान वामान खरीद के लाते हो उन पे जो टैक्स लगता है ना, जीएसटी, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारी चीजें आती है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स पे सरचार्ज लगा सकती है सरकार, उससे कोई कैस्केडिंग नहीं होती, क्योंकि वो किसी एक आदमी पे लग रहा है। कोई आदमी सरचार्ज कब लगता है भारत में आज की डेट में? सरचार्ज कब लगता है? जब किसी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो। ऐसे रूल दिए हुए हैं ना कुछ कि भाई 1 करोड़ से ऊपर कमाएगा तो उस पर इतना सरचार्ज, 5 करोड़ से ऊपर कमाएगा तो इतना सरचार्ज। तो जो भारी इनकम वाले लोग हैं ना, जो बहुत पैसा छाप रहे हैं भाई साहब, कमाई कर रहे हैं, तो उनसे सरचार्ज थोड़ा सा ले रही है सरकार कि भाई हमको दे दो, तुम ज्यादा कमा रहे हो ज्यादा दे दो, ताकि हम गरीबों के कल्याण के लिए लगा सके। हालांकि वो पैसा किसके कल्याण के लिए लगता है वो तो पता नहीं फिर, लेकिन बात यही है कि गरीबों के कल्याण के लिए लगा सके। तो सरचार्ज किस पे लिया जाता है? अधिकतर डायरेक्ट टैक्स पे। और डायरेक्ट टैक्स पे लिया हुआ सरचार्ज बुरा नहीं है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम बताता है हमारे देश की कि भाई अगर सरचार्ज आप ले रहे हो अमीरों के पास ज्यादा, तो ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम को दर्शाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर जो हो, जीएसटी हो, सेल टैक्स हो, इन पे अगर कुछ टैक्स पे टैक्स लग रहा है तो उसको फिर हम कैस्केडिंग बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स पे सरचार्ज को हम कैस्केडिंग नहीं बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मैंने समझा दिया। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट सरचार्ज इज माय डियर फ्रेंड्स। एंड सरचार्ज के जो पैसे हैं वो सारे के सारे किसके जेब में जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसने बोला? ये आर्टिकल 271 ने। अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं कि टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट। यानी अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि टैक्सेस लेवीड बाय सेंटर, है ना, लेवीड बाय सेंटर, ये फिक्स था। उसके बाद में कलेक्टेड में हो सकता है कहीं पे स्टेट लिखा हुआ था, स्टेट लिखा हुआ था, और अप्रोप्रिएटेड बाय भी स्टेट लिखा हुआ था, कहीं पे अप्रोप्रिएट की थी स्टेट ने या फिर सेंटर ने। इनमें सेंटर या स्टेट लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन लेवी में हमेशा सेंटर लिखा हुआ था जो अभी तक हमने पढ़ा। यानी कि जिन टैक्सेस का रूल रेगुलेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, तो उनकी वसूली हो सकता है स्टेट कर रही हो, उनके मजे भी हो सकता है स्टेट ले रही हो, या हो सकता है वसूली उनकी सेंटर कर रही हो और मजे स्टेट ले रही हो, या फिर हो सकता है वसूली सेंटर कर रही हो और मजे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कर रही हो। ये हमने अभी तक पढ़ा था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं उन टैक्सेस के बारे में पढ़ने वाले मित्रों जिनकी लेवी प्लस कलेक्शन प्लस अप्रोप्रिएशन, यानी कि इनके लिए कानून बनाना टैक्स के लिए, प्लस उनकी वसूली करना, प्लस उनके मजे लेना, यानी उस पैसे के मजे लेना, उस पैसे को काम में लेना, ये तीनों के तीनों काम पूरे के पूरे काम करेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। यानी अब हम बात करने वाले हैं उन टैक्सेस की जो स्टेट गवर्नमेंट खुद लगाती है। यानी कि अब मैं अगर ये बोल रहा हूं कि कोई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये चीजें वही होगी जो स्टेट लिस्ट में लिखी हुई होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं पे कानून बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में लिखी हो मित्रों। तो अगर मैंने बता दिया कि किसी टैक्स पे स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, तो तुमको ये समझ जाना चाहिए हाथ के हाथ कि वो चीज हो ना हो स्टेट लिस्ट में ही लिखी हुई होगी। हाँ जी, चलो देखते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, एक एक चीज है लास्ट तक पढ़ेंगे, यहां तक समझ में आनी चाहिए। एक बार मैं पढ़ दूंगा, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी छप जाएगी, उसके बाद में हम आगे उसको देखेंगे, ठीक है। These are the taxes belonging to the states exclusively, वो टैक्सेस जो एक्सक्लूसिव रूप से क्या स्टेट द्वारा लगाए जाते थे। पहले हनी सिंह के गाने नहीं सुनते थे? यो हनी सिंह एक्सक्लूसिवली फॉर यू। तो हनी सिंह क्या बोलना चाहता था कि भाई ये गाना मैंने एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए बनाया है, पर वो होता नहीं था सबको, वो तो सबको सुनाना चाहता था। लेकिन यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने जरूर बोला है एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टेट्स, यानी स्टेट्स को ही मिलेगा, ये पावर स्टेट्स को ही मिलेगा। इन जो चीजें मैं नीचे बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि द थिंग्स व्हिच आई एम मेंशनिंग बिलो, only state governments are empowered to levy taxes on that, only state governments are empowered to collect taxes on that, only state governments are empowered to appropriate that tax collected by them। ठीक है, समझ गए? They are enumerated in the state list and are 18 in number। पूरे बताया कि भाई स्टेट लिस्ट में डाले हुए हैं, मैंने बताया। और 18 ऐसी चीजें हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। कौन कौन सी है चलो देखते हैं। लैंड रेवेन्यू सबसे पहले। लैंड रेवेन्यू का मतलब पहले क्या होता था, जब वो नहीं तुमने देखा है वो जो मैच हुआ था उसमें आमिर खान के बीच में और उसके बीच में, ये साला हिंदुस्तानी तो हमारी ज्योति के पैरों के नीचे रहेगा,
वो जो मैच किया था कि तुम्हारा आधा लगान माफ कर देगा मैं अगर तुमने मेरे को मैच में हरा दिया था। तो लगान मूवी देखी ना, जो लगान जो होता था ना उसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू, यानी जो भी किसान उगाता है उसमें से कुछ हिस्सा इनकम का ले जाती है सरकार। तो अंग्रेज लेके जाते थे। भारत आजाद होने के बाद में ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लेती नहीं है, ले सकती है लेकिन लेती नहीं है, क्योंकि फिर अगर लेगी तो उनको वोट नहीं देगा ना, गांव का किसान वोट ही नहीं देगा फिर उस पार्टी को जो भी ऐसा काम चालू करेगी, तो कोई भी नहीं लेता, लेकिन ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट। टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी वही है, एग्रीकल्चर इनकम यानी कि जो खेती से कमाई हुई उस पर टैक्स ले सकती है, वो भी नहीं लेती। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चर लैंड, यानी कोई मान लो किसी बाप के नाम पे वो थी जमीन थी, वो फिर बाप मर गया तो बेटों के नाम पे होगी, तो फिर उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, तो उनपे जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना, स्टाम्प ड्यूटी, एक स्टाम्प ड्यूटी तो हमने ऊपर पढ़ी थी, उसके लिए लेवी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी स्टाम्प ड्यूटी थी, वहां पे मैंने बताया कि फिक्स ये चीजें लिखी हुई इन पे लगेगी, यानी वो उसमें क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, चेक था, है ना, चेक था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, इस टाइप की चीजों पे लगेगी जो स्टाम्प ड्यूटी, वो सेंटर लेगी। लेकिन यहां पे है कि एग्रीकल्चर लैंड की अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो उस पे जो स्टाम्प ड्यूटी, जो भी ड्यूटीज होगी वो कौन लेगी, लगाएगी कौन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लेगी भी कौन, स्टेट गवर्नमेंट, उसके मजे भी कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर लैंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, बात ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट का ही है। एस्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो ये भी हो गया ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। टैक्सेज ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग, जो भी किसी स्टेट में लैंड एंड बिल्डिंग होती है, जैसे मान लो जयपुर में प्लाट खरीदा, तो जयपुर में प्लाट खरीदने की रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो बहुत सारी ड्यूटी देनी पड़ेगी, स्टाम्प पे ठप्पा लगाना पड़ेगा, ये भरनी पड़ेगी, 500 का स्टाम्प लाओ, 600 का स्टाम्प लाओ, फिर वो ड्यूटी दो, क्या बोलते हैं उसको, एमएनसी रेट देखो उसकी कितनी, एमएलसी रेट देखो, और फिर वो उतनी रेट भरो, और सारा सिस्टम जो भी होता है ना, तो वो ड्यूटी किसके हिस्से में जाती है, वो जाती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के नक्शे में, हरियाणा तो हरियाणा के नक्शे में, जो बिल्डिंग आती है, जो लैंड आती है, उन पे जो भी टैक्स लगेगा वो कौन लगाएगा, उस राज्य की सरकार लगाएगी, जिस भी राज्य में वो लैंड या बिल्डिंग है, और उसको लगाएगी कौन, कानून कौन बनाएगी, वो राज्य सरकार बनाएगी, उसको वसूलेगी कौन, वही राज्य सरकार वसूलेगी, और उसके मजे भी कौन लेगी, वही राज्य सरकार लेगी। हाँ, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टांग नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ तुमको अगर स्टाम्प ड्यूटी में कुछ तुम्हारे को दिक्कत होती हो ना, स्टाम्प ड्यूटी में कोई दिक्कत होती है तो भाई देखो एक चीज को ध्यान दे लेना तुम ढंग से, कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों की स्टाम्प ड्यूटी ही लेती है, कौन सी, बिल ऑफ एक्सचेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों की स्टाम्प ड्यूटी के लिए ही रूल बनाती है, किसकी, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गए, प्रोमिसरी नोट हो गई, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस हो गई, ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी डॉक्यूमेंट्स जो किसी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड है, इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है, इन चीजों की स्टाम्प ड्यूटी के ही कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। बाकी लैंड से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन के ट्रांसफर पे लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी, या फिर जमीन तुम रखते हो और उस पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, तो वो उनके कानून केवल और केवल उस स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी जिस स्टेट में वो जमीन स्थित है। अच्छा जी, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट, अब इस पे तो बहुत लफड़ा चल रहा है, अभी मैं इसको कवर करूंगा, इस पे तो पूरे के पूरे एडिटोरियल आ रहे हैं। मिनरल राइट का मतलब होता है कि मान लो किसी जगह पे पहाड़ है एक, जैसे राजस्थान में तो बहुत है, मैंने बताया कल परसों की, वो ऐसी ब्लास्टिंग करते हैं, हमारा पूरा मकान हिलता है, तो वो पहाड़ जो है ना, ऐसा माना जाता है कि जो भी पहाड़ है जहां पे भी वो की जा रही है, क्या की जा रही है, माइनिंग की जा रही है ना, खान चलाई जा रही है, तो ऐसा माना जाता है कि उन सब का मालिक है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये झंझट यही चल रहा था कि इन पे जो रॉयल्टी लेती है स्टेट गवर्नमेंट, क्या करती है, जहां पे भी खान चलती है ना, तो उस खान चलाने के बाद रॉयल्टी लेती है, रॉयल्टी नाम से एक पैसा लेती है, जो कि हर साल स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है उस आदमी को जो भी खान चला रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो भी खान है, जो भी पत्थर है, उसकी मालिक स्टेट गवर्नमेंट है, और क्योंकि मालिक मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, और मैं मेरी चीज, जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं और ये सारे पहाड़ों का मालिक मैं हूं, अब मेरे मालिक वाली चीज में जिस चीज का मैं मालिक हूं, उस पहाड़ को कोई तोड़ के उसमें से पत्थर निकाल के कोई बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, तो मालिक तो मैं हूं ना भाई, तू बेच रहा है, तू पैसे कमा रहा है, तो मालिक तो मैं हूं, मेरे को भी दे कुछ, तो वो मेरे को दे रहा है रॉयल्टी, क्योंकि मैं मालिक हूं। रॉयल्टी का मतलब होता है मालिकाना हक, मेरे को दे रहा है रॉयल्टी। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत माथापड़ी चल रही थी कि ये रॉयल्टी जो है उसको हम टैक्स माने यानी कर माने, या फिर वो एक फीस है, वो एक चार्ज है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उस चीज की मालिक है, तो वो जो उसको काम में ले रहा है, उस पहाड़ को जो फोड़ रहा है, उस पहाड़ से जो कमाई कर रहा है पत्थर बेच बेच के, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसे दे रहा है इसलिए क्योंकि वो मालिक उसकी है, तो उसको भी हिस्सा मिल रहा है उसके प्रॉफिट में, तो इसको हम मालिकाना चार्ज माने या फिर कर माने, टैक्स माने। इस पर बहुत माथाफोड़ी हुई है अभी सुप्रीम कोर्ट में, अभी फैसला आया है, वो फैसला मैं कवर करूंगा, ये करना जरूरी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बहुत बढ़िया रहेगा, तो मैं एक क्लास ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी भी ले लूंगा। तो जो ये रॉयल्टी है ना, ये मिनरल पे टैक्सेज है, मिनरल राइट पे टैक्सेज ऑन मिनरल राइट, इसको कलेक्ट करने का पावर किसके पास में, इसके लिए कानून बनाने का पावर किसके पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। लेकिन ये एक इसका एक पॉइंट और है कि जो क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल, ऐसे कुछ है कि डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ऐसा कुछ पॉइंट है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी लिखा हुआ है, शायद यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, वो कवर करूंगा उसमें मैं। तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत कुछ बना सकती है। तो ये झंझट चल रहा है एक तरीके से, ये टैक्सेज और मिनरल राइट है ना, इसके लेके झंझट चल रहा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी जो झंझट हुआ और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो हम कवर करेंगे, एक क्लास उसकी पूरी लगेगी उसमें। अभी ये समझो कि जो मिनरल राइट है, यानी जो खान वान चलाते हैं उन पे टैक्स लेने का अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है मैंने बताया, कोई भी चीज बनाते हैं फैक्ट्री में या कारखाने में या फिर कहीं पे भी, जैसे दारू बनाई जाती है कहीं पे, तो जब दारू पीने के लिए बनाई जाती है, दारू लोगों के पीने के लिए बनाई जाती है, उस पर टैक्स लगाएगा, एक्साइज ड्यूटी कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वाले लगाएंगे, उनके पास ही पावर होगी। ओपीएम का मतलब होता है ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स ड्रग। ये नशेड़ी गंजेड़ी जो पीते रहते हैं ना, भांग गांजा, ये उनकी बात कर रहा है कि वो भी कोई प्रोसेस करके बना रहा है, बेच रहा है, तो उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। बट नॉट इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल एंड नार्कोटिक्स। तो मैंने ये बताया था अभी कल परसों की क्लास में, मैंने समझाया था कि दारू, सिर्फ दारू और ये गांजा भांग, ये सब सिर्फ वो वाले दारू और गांजा भांग जिनको आदमी खाते हैं या पीते हैं, उन पे ही स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। लेकिन अगर कोई दारू यानी कि अल्कोहल या फिर गांजा भांग किसी दवाई में काम में लिया जा रहा है, या फिर जैसे कि अल्कोहल सैनिटाइजर में भी काम में लिया जाता है, रूम स्प्रे में भी काम में लिया जाता है, उनमें काम में लिया जा रहा है, तो फिर उस पर दोनों लगा सकती है टैक्स। उस पर फिर जीएसटी लगेगा, है ना, उस पर फिर स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल अधिकार उनके लिए दिया गया है, उस दारू के लिए, उस गांजे भांग को जिसको खा के पी के उस लोग वहां के एकदम टन होके पड़े रहे, कोई काम नहीं करे, है ना, उस पर अधिकार दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। भाई पिलाओ खूब दारू, जैसे दिल्ली में, तभी तो केजरीवाल ने इतनी दारू क्यों फैला दी, क्योंकि उससे केजरीवाल के पास में पैसा आता ज्यादा, है ना, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आता, क्योंकि उनको अधिकार मिला हुआ है कि आदमी जितने दारू पियेंगे उतना टैक्स तुम्हारे पास जाएगा। अगर उस एल्कोहल को तुम सैनिटाइजर बनाने में काम लोगे, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। लेकिन अगर आदमियों ने पी वो दारू, तो फिर उसका टैक्स तो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। इसीलिए पिलाओ दारू, बम्फर दारू पिलाओ भाई साहब, समझ गए बात। टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का कंजम्पशन हो गया या फिर सेल हो गई, स्टेट में अगर होगी तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन इसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेलवे को बेची जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को बेची जाएगी, उस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। ये याद हो तुमको, अभी की क्लास में पढ़ गए, भूल गए तो भाई तुम बेवकूफ हो फिर। टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स और सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स ऑफ सच गुड्स। तो भाई कुछ चीजें हैं जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है अभी तक। कौन कौन सी है, एक तो अपना पेट्रोल, है ना, पेट्रोल पे भी टैक्स कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। गैस, जो अपन सिलेंडर लेके आते हैं वो सिलेंडर वाली गैस। एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है, एक तो अपना पेट्रोल तो अपनी मोटरसाइकिल में डलता है, लेकिन वो वाला पेट्रोल हवाई जहाज में नहीं डाल सकते, क्योंकि हवाई जहाज को ज्यादा स्पीड में उड़ना होता है, उनकी स्पेशल पेट्रोल बनता है, उसको बोलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो उस पर भी लगा सकती है कौन, केवल स्टेट गवर्नमेंट। और उसके अलावा मोटर स्पिरिट भी पेट्रोल ही बोलते हैं भाई, है ना। पेट्रोलियम क्रूड, एक तो क्रूड है, ये वाला तो क्रूड था, ऊपर वाला तो, ये वाला तो क्रूड था, कहाँ गया क्रूड किसको बोलते हैं, कच्चा तेल, यानी वो काला काला आता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं, उसी में से डीजल निकलता है, उसी में से पेट्रोल निकलता है। तो उस पर भी कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट वेट लगा सकती है। हाई स्पीड डीजल पे लगा सकती है, मोटर स्पिरिट पे लगा सकती है, नेचुरल गैस पे लगा सकती है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे लगा सकती है, और आदमियों के पीने वाली दारू पे लगा सकती है। लेकिन तभी लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, मित्रों, तभी लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, तभी लगा सकती है जब उसकी बिक्री विद इन द स्टेट हो। स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करके अगर कोई चीज जा रही है तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इंटर स्टेट कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, स्टेट को नहीं होता। तो विद इन द स्टेट अगर ये दारू पिला रहे हो, विद इन द स्टेट अगर पेट्रोल बिक रहा है, विद इन द स्टेट अगर डीजल बिक रहा है, विद इन द स्टेट अगर एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल बिक रहा है, विद इन द स्टेट अगर नेचुरल गैस बिक रही है, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का एक्सक्लूसिव राइट होगा। टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटरवे, यानी जैसे रोडवे चलती है, राजस्थान रोडवेज हो गई, और इनलैंड वाटरवे जो कि हमारे इधर तो कहीं नहीं देखने को मिलते, पश्चिम बंगाल में उधर कोई देखने को मिलता होगा, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी के रास्ते बने हुए उनसे जो पैसेंजर को ट्रेवल कराया जाता है, तो उन पे कोई भी टैक्स लगाया जाएगा तो वो कौन कलेक्ट करेगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। टैक्सेस ऑन व्हीकल, यानी जो बिकते हैं क्या, कारें बिकती है, ट्रक बिकते हैं, ये बिकते हैं, वो बिकते हैं उस स्टेट में, उन पे भी टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बोट्स, जहाज जो हो गए, जहाज बोट बिकेगी, उस पर भी टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। एनिमल्स पे भी अगर कोई टैक्स कभी लगाते नहीं हालांकि, लेकिन लगा सकते हैं कौन, स्टेट गवर्नमेंट वाले। टोल टैक्स भी कौन से, स्टेट हाईवे के टोल, नेशनल हाईवे के टोल नहीं आएंगे इसमें। नेशनल हाईवे तो भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो देती है टोल दूसरों को, है ना, वो तो पूरा का पूरा वो काम हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट के टोल का टैक्स पैसा भी किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा।
टैक्सेज ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एंड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट, तो हमने देखा था प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स अभी देखा था हमने थोड़ा पिछली क्लास में देखा था, तो वापस समझाने की मुझे जरूरत इसकी है नहीं। कैपिटेशन टैक्स, कैपिटेशन टैक्स क्या होता है? देखो भाई मैं एक चीज बता दूं तुमको, इसका मुझे नहीं पता है कैपिटेशन टैक्स क्या होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कैपिटेशन टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। मैंने तुमको एक चीज का विश्वास दिला सकता हूं, मैंने इतना टैक्स पढ़ा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, एकदम डेप्थ तक मेरे टैक्स के लॉज भी पढ़े हुए हैं, और मेरे को आज तक कभी ये कैपिटेशन टैक्स सुना ही नहीं दिया कि क्या होता है ना, मैंने नहीं सुना, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि कैपिटेशन टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता क्या है मुझे भी नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती है, ये किसी चीज पे बेस नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स तो इस बात पे बेस होता है ना कि मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम कितनी है उसके हिसाब से मेरे पास जितना टैक्स लिया जाएगा वो लिया जाएगा। मेरी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा तो मेरी प्रॉपर्टी कितनी है उसके हिसाब से लिया जाएगा। ये कैपिटेशन टैक्स के बारे में मुझे इतना पता है कि ये ना ही तो इनकम पे बेस होता है ना प्रॉपर्टी पे बेस होता है, इसको सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हम तो इतना लेंगे और वो उतना ले लेते हैं। टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टू द एक्सटेंट लेविड एंड कलेक्टेड बाय पंचायत और म्युनिसिपैलिटी और रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? जीएसटी में टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो जीएसटी में इंक्लूड है, इंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो जीएसटी में इंक्लूड कर लिया गया है, यानी पहले एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी, उसको हटा दिया गया और उसको भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया। तो आप बोलोगे कि अगर जीएसटी में शामिल हो चुका है एंटरटेनमेंट टैक्स, तो यहां पे अभी भी क्यों लिखा हुआ है कि टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट? तो ये बोल रहे कि साहब वही इंटरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट ले सकती है अम्यूजमेंट पे और इंटरटेनमेंट पे, सिनेमा हॉल हो गए, घूमने के जो पार्क वार्क होते हैं उन पे टैक्स वही ले सकती है जो कि लेवी किया जाए और कलेक्ट किया जाए किसके द्वारा? पंचायत के द्वारा या म्युनिसिपैलिटी के द्वारा या फिर रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा, यानी लोकल बॉडी होती है। ये 3 टियर सिस्टम होता है हमारे स्टेट में, हमारे जो भारत में 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम होता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सबसे ऊपर, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है लेवल में, और उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट आती है ना, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत म्युनिसिपैलिटी आती है। तो बोल रहे कि साहब ये एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेगी क्योंकि ये भी जीएसटी में शामिल हो चुका, ये भी एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेगी, इसका भी जीएसटी में शामिल हो गया, लेकिन इनका एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी है, ये जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है। तो लोकल बॉडी जो है, जैसे किसी पंचायत में, किसी गांव में सिनेमा हॉल है, उसमें लोग देखने जाते हैं मूवी, तो वो सिनेमा, वो उस गांव वाली पंचायत ये काम कर सकती है कि मान लो 200 रुपए की टिकट है तो बोल सकती है कि इससे 20 रुपए और जोड़ दो, ये हमारा टैक्स हो गया है ना, ये हमको दे देना, पंचायत वाले बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे एक गांव एक है सीकर जो है, सीकर में सिनेमा हॉल है, बायोस्कोप सीकर में सिनेमा हॉल है बायोस्कोप, और बायोस्कोप सिनेमा हॉल के ऊपर और बाकी जो सम्राट सिनेमा हॉल और बाकी जो भी सिनेमा हॉल खुले हैं, उन सिनेमा हॉलों में सीकर की जो वो है म्युनिसिपैलिटी है, वो बोलती है कि साहब एक काम करो, जितनी भी टिकट बिकती है ना उन पे 10% हमारी एंटरटेनमेंट टैक्स चालू है आज से। मतलब 200 रुपए की टिकट बेची तो 20 रुपए हमको देना, 400 रुपए की टिकट बेची तो 10% 40 रुपए हमको देना एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे। तो ये ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये लोकल बॉडीज में आते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार अगर ये बोले कि भाई राजस्थान में जितने भी सिनेमा हॉल है उस पे 100 रुपए 20% इंटरटेनमेंट टैक्स हम लेंगे, तो वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे शामिल हो चुका है जीएसटी में, लेकिन लोकल बॉडी लेवल पे अभी भी वो चल रहा है, यानी कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये वो फलाना ढिकना जो कि लोकल अथॉरिटी में आती है, वो सब इंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी लगा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये जीएसटी के एक्सेप्शन में भी आता है जब तुम टैक्स पढ़ते हो, जब तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो। अच्छा, स्टाम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन द यूनियन लिस्ट। तो बोला कि साहब वो डॉक्यूमेंट जो कि यूनियन लिस्ट में स्पेसिफाई नहीं है, उनके अलावा जो डॉक्यूमेंट है ना उन पे स्टाम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लेगी। यूनियन लिस्ट में कौन स्पेसिफाई, अभी हम ऊपर जाके वापस देख के आए थे कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, शेयर ट्रांसफर, ठीक है, उन पे कौन लेगी? उन पे तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी कानून, लेकिन उनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है उन पे स्टाम्प ड्यूटी कौन लेगी? कौन लेगी मित्रों? कौन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अच्छा, एंड फीस ऑन द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट कोर्ट फी, यानी जो भी मैटर, जो भी चीजें स्टेट लिस्ट में लिखी हुई उन पे कोई भी फीस नाम से कोई भी अगर कलेक्शन किया जाएगा तो वो किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कोर्ट फीस इसमें नहीं आती है, यानी स्टेट में कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट फीस कोर्ट के पास जाएगी, उसका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट वाले देते भी नहीं है, कोर्ट वाले लात की मार के भगा देते हैं स्टेट वालों को, पुलिस वालों को समझते नहीं है वो, समझ रहे हो? तो कोर्ट से तो भाई पंगा लेना मत। ये इन्होंने बोल दिया कि भाई कोर्ट फीस तो देखो मत देखना तुम उसकी तरफ, तो कि वो तुमको मिल जाएगी, वो तो मिलने से रही। बाकी कोई भी तुम फीस लेते हो, कोई भी फीस किसी भी नाम से, क्योंकि कोई स्टेट वाला किसी भी नाम से, जैसे बोलते हैं कि रोड पे चलने की फीस लेंगे आज से, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते। तो भाई इन्यूमरेटेड मैटर्स जो इन्यूमरेटेड है स्टेट लिस्ट में उन पे कोई भी फीस लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे मान लो वो होते हैं कि शहरों में वो बनाते हैं क्या, पार्क्स बनाते हैं ना, तो बोलते हैं कि साहब पार्क में घूमने की फीस लगेगी आज से, है ना, जो भी वो सोसाइटी वाले जिस सोसाइटी के एरिया में वो पार्क है उन सबको महीने के 200 रुपए देने पड़ेंगे पार्क फीस के, तो देने पड़ेंगे भाई साहब, मांग सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो चीज स्टेट लिस्ट में लिखी हुई है उन पे वो फीस भी लगा सकती है और वो भी उनके पास जाएगी एक्सेप्ट कोर्ट फीस। तो ये भाई, ये देखो, ये बढ़िया चीज हमने आज पढ़ी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है तुमको, है ना, बहुत लग सकती है, लेकिन मैंने इसको जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता था, आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट दैट मच। और अब आगे वाली चीज जो हम पढ़ेंगे कल, 59 सेकेंड और 16 मिनट की हो चुकी है, एक घंटे कर देता हूं मैं कुछ चीज बोल के, कि
शेयर करो वीडियो को, है ना। अभी तक जहां तक जो आया है अगर पूरी उसने देखी है तो वो मेरे को लगता है कमिटेड स्टूडेंट है। मैं शेयर के और लाइक करने के लास्ट में इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि यहां तक वही आएगा जो पढ़ने के लिए चाहता है कि मैं पढ़ूं, और मैं पढ़ाना चाहता हूं भाई। मैं तो एकदम जी खोल के पढ़ाना चाहता हूं, एकदम तुम्हारे लिए जो भी सब्जेक्ट तुम बोलो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। तुम हिस्ट्री बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, तुम इकोनॉमी बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, तुम बोलोगे टैक्स पढ़ा दो भाई हमको तो जीएसटी पूरा, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। तुम बोलोगे इनकम टैक्स पढ़ा दो, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। तुम बोलोगे हिस्ट्री पढ़ा दो, पॉलिटी पढ़ा दो, पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी में पढ़ाई रहा हूँ, पॉलिटी में पढ़ाई रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे लिए पढ़ा दूंगा और एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा, और जितनी मैं मेहनत कर सकता हूं उतनी मैं कर दूंगा। लेकिन तुमको करना होगा लाइक और सब्सक्राइब। ये मोटिवेशन देते हैं, ये मोटिवेशन देते हैं क्योंकि अभी ये चैनल नया है, दिस इज अ न्यू चैनल। मुझे पता है यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तुम लाइक हो सकता है भूल जाते, देखो मैं भी कोई चीज पढ़ता हूं तो मुझे नहीं याद आती कि मुझे लाइक करना है, बट लाइक करने से होता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम उसको थोड़ा प्रमोट करता है वीडियो को, और भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं फ्री में मुफ्त में बढ़िया तरीके से वो भी पढ़ पाएंगे। तो लाइक जरूर कर देना भाई और सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहां तक देख रहे हो तो ये तुम्हारी वो है। और शेयर करोगे तो बहुत बढ़िया, तुम्हारे दोस्त है जो साथ में पढ़ते हैं उन्हीं को शेयर करना जो इस टाइप की चीजें पढ़ रहे हैं, तो शेयर करना, उनको भी पॉलिटी का ज्ञान हो जाए और समझ जाए वो भी कैसे संविधान काम करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, और उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जहां पे सारी की सारी पॉलिटी की वीडियो जो मैंने आज तक बनाई है वो सारी मिल जाएगी, और नीचे भी सब्सक्राइब का बटन दिया उसको भी दबा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी हो रही है नाइट, तो गुड नाइट। दिन में देख रहे हो भाई तो गुड डे, जो भी तुम मानो, है ना, समझ रहे हो। गाना नहीं सुनाया आज मैंने, सुनाऊं क्या? कल सुनाऊंगा, चलो बाय बाय।